यूपीएससी प्रीलिम से पहले ये करंट अफेयर्स रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। सो हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। करंट अफेयर्स का ये हमारा 4th वीडियो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी का यानी कि क्रिएटिव इकोनॉमी, नाम से ही जैसे हम समझ आ रहा है कि क्रिएटिव इकोनॉमी, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक। तो इकोनॉमी का वो सेक्टर जो कि कुछ क्रिएट कर रहा है, यानी कि क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को रख रहा है। तो एक बार सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट में, जो हमारा इस साल का बजट रहा है 2026-27 का, उसमें ऑरेंज इकोनॉमी का जो सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए एक प्लान अनाउंस किया था और इसी वजह से ये चर्चा में आया था। तो अब हम अगर आसान भाषा में इसको समझें कि ये होता क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या है, तो इकोनॉमी का वो हिस्सा जहाँ पे इनकम का मेन सोर्स, जो हमारी इनकम होती है, जिन लोगों की इनकम होती है, इनकम का मेन सोर्स क्रिएटिविटी और कल्चर होता है, उसको ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अपने किसी आर्ट से, अपने दिमाग से, किसी आइडिया से या उसके किसी कल्चर से जब इनकम जनरेट कर लेता है तो वो ऑरेंज इकोनॉमी कहलाता है। इसमें जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, विजुअल आर्ट्स हो गए, म्यूज़िक हो गया, फिल्म्स एंड वीडियो हो गए, गेमिंग हो गया, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग और इस तरीके के सेक्टर्स इसमें शामिल हैं। यूपीएससी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा सेक्टर है जो ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो इसमें एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, यानी कि AVGC, इसको AVGC कहा जाता है। और आगे देखें तो ऑडियो विजुअल मीडिया हो गया, फिल्म मेकिंग, टेलीविज़न एंड रेडियो हो गया, म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स हो गया, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड फैशन हो गया और क्राफ्ट्स हो गए, और सॉफ्टवेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजिटल एक्सप्रेशन वगैरह इसमें शामिल हैं। तो अब आगे हम एक बार ग्लोबल इनिशिएटिव्स देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो पहली चीज़ इसमें है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। तो यूएन जनरल असेंबली ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी घोषित किया था। इसको याद कर लीजिए कि 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी घोषित किया गया था। आगे चले तो बाली एजेंडा ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो कि 2018 का है, और इस दौरान वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी को भी एस्टैब्लिश किया गया था। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि ब्रिज टाउन कोवेनेंट है एक, जो कि अंकटाड का है, ये भी इसमें बनाया गया था। इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए बस हल्का सा। और अगर इंडिया के इनिशिएटिव्स अगर हम देखें तो इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है IICT। ये 2024 में बनाया गया था IICT। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़। क्योंकि ये 2024 में बनाया गया था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में ये है। और ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर AVGC XR, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। तो चलिए, हमारा अगला टॉपिक है रफ़ाह बॉर्डर का। ये भी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, तो इस वजह से ये इस साल के प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले तो ये एक बॉर्डर है जो कि गाज़ा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में है। गाज़ा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में, यानी कि इस बॉर्डर का इज़राइल से कोई रिलेशन नहीं है। गाज़ा स्ट्रिप को अगर हम मैप में देखें तो ये 2 साइड से तो इज़राइल से और एक साइड से सी से लगता हुआ है, और बचा हुआ जो एक पार्ट है, यानी कि इसका सदर्न पार्ट, वो इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला से मिलता है। और काफ़ी टाइम से इस बॉर्डर ने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया है ह्यूमैनिटेरियन एड और सिविल मूवमेंट के लिए। लेकिन मई 2024 से, जब से इजराइल ने गाज़ा पर कंट्रोल किया है, तब से ये क्लोज्ड ही हैं और यहाँ ना तो लोगों का और ना गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो ये 14 किलोमीटर लंबा 14 किलोमीटर लंबा और पतला सा एक बॉर्डर है, जहाँ पर बहुत सारे गेट्स बने हुए हैं, टर्मिनल्स और बिल्डिंग्स और बफर जोन बने हुए हैं। तो अगला टॉपिक भी हमारा मैपिंग से ही है। हर साल यूपीएससी में मैपिंग से लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला टॉपिक है खार्ग आइलैंड। खार्ग आइलैंड काफ़ी टाइम से अभी चर्चा में था। तो ये जो आइलैंड है ना, ये पर्शियन गल्फ में पड़ता है और ये ईरान के साउथ वेस्टर्न कोस्ट से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो ये किसका? ईरान का आइलैंड है। और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका ने यहाँ पर हमला कर दिया था। तो हमला तो बहुत सी जगह पे किया, लेकिन यही क्यों चर्चा में था? वो इसलिए क्योंकि यहाँ से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। तो इस तरीके से देखें तो ये ईरान की इकोनॉमी की बैकबोन है। कुछ और फैक्ट और देख लेते हैं हम इसके बारे में। तो इसको ऑर्फन पर्ल ऑफ द पर्शियन गल्फ और फॉरबिडन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और लोकेशन भी हम एक बार देख ही लेते हैं इसके बारे में कि लोकेशन कहाँ है इसकी। तो ये ईरान के साउथ में ये पर्शियन गल्फ, और ये यहाँ पर ये रहा। अगला टॉपिक भी इसके पास ही पड़ता है और वो है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जो कि हम अगर कोई साल 1.5 साल से अगर तैयारी कर रहा है तो वो इसके बारे में ज़रूर सुना ही होगा। तो कुछ हिस्टोरिकल डेंजर्स की वजह से इसको गेट ऑफ टीयर्स या गेट ऑफ ग्रिफ कहा जाता था। अब एक बार मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो यमन के साउथ में और जिबूती के नॉर्थ में ये पड़ता है, यानी कि यमन और जिबूती के बीच में पड़ता है।
तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो है वो रेड सी और गल्फ़ ऑफ एडन को जोड़ता है, रेड सी को और गल्फ़ ऑफ एडन को, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैप में। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड का यहाँ से 10 to 12% हिस्सा जो गुज़रता है वो यहीं से गुज़रता है, और यहाँ से क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, LNG, इन सभी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से गुज़रता है।